नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी जो डेट है वो है 4 जनवरी। तो अब हम ये देखते हैं 4 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। 4 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं सावित्री बाई फुले, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इंडिया और एशिया में सारे रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के संबंध, रिमोट वोटिंग मशीन्स, बैड लोन्स, खराब ऋण और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इनमें से जो फर्स्ट आर्टिकल मैं आपको बताने वाली हूँ सावित्री बाई फुले का, ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें बहुत बार पूछा गया है। और आज भी आपने न्यूज़पेपर रीड किया होगा या आपने और भी कहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं आपको पूरा सावित्री बाई फुले के बारे में एक एक चीज यहाँ पर जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगी, हर एक कॉन्सेप्ट को। सो आपसे सावित्री बाई फुले पर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, या आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो सावित्री बाई फुले, जिनको आप जानते हैं, एक ऐसी विमेन जो कि वुमेन राइट्स के लिए एक टीचर के रूप में जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। जनवरी 3 उनकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जयंती होती है, इसीलिए हम उनको जानते हैं सावित्री बाई फुले को। ये भारत की पहली महिला शिक्षा के रूप में जानी जाती है जिन्होंने भारत में महिला अधिकारों को प्रोत्साहन करने के लिए खूब काम किया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। इनके जो हस्बैंड हैं ज्योतिराव फुले, उनको भी जाना जाता है किस चीज के लिए, ज्योतिराव फुले को भी हम जानते हैं सेम इसी काम के लिए। ठीक है, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो अपना यहाँ पर अनटचेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और ये यहाँ पर वुमेन राइट्स के लिए जानी जाती है। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में भारत में पुणे में भीड़ेवाड़ा एरिया के अंदर भारत का पहला लड़कियों के लिए स्कूल स्थापना किया था। इन्होंने ये चीज जो बिल्कुल तोड़ दी थी कि भाई पितृसत्ता की जो है वही बेड़ियां हमेशा से रही हैं कि भाई जो मेल है वही काम करेंगे, फीमेल्स को काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सो इस प्रकार की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ करके उन्होंने जो है लड़कियों को स्कूल में जाने की अनुमति दी थी और पहली भारतीय महिला शिक्षिका भी बनी थी। और साथ ही साथ 1851 तक आते आते इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के लड़कियों के लिए 3 स्कूल की स्थापना करी थी। इन्होंने वुमेन के लिए एक गृह भी ओपन किया था जिसका नाम है शिशु हत्या की रोकथाम के लिए घर, जिसमें लड़कियों को मार दिया जाता था। और जहां पर ऐसी भी महिलाएं जो थी, जहां पर वो विधवाएं जो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी और यदि वो चाहे तो उन्हें गोद लेने के लिए छोड़ सकती थी। और बाल विवाह के बिल्कुल अवरोध में थी, सती प्रथा के भी बिल्कुल विरोध करती थी। इन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह को ओपन अप किया। इन्होंने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए लोगों में जागरूकता को उत्पन्न किया। 1873 में दोनों लोगों ने मिलकर के सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। सत्यशोधक समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि जितने भी यहाँ पे जन्म जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर वो जितने भी यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं उनको क्या किया जाए, उनको यहाँ पर खत्म करने के लिए काम किया था। इन्होंने गर्भवती महिलाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बाल देखभाल केंद्र, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ये सारी चीजें ओपन अप की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने वुमेन को यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था और ये कोशिश की थी कि जाति के बंधनों से मुक्त होकर के जो महिलाएं हैं वो एक साथ आगे बढ़े, सभाओं में एक साथ बैठे। इन सब के लिए इन्होंने खूब इस चीज के लिए काम किया है। सो सावित्री बाई फुले हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सावित्रीबाई फुले, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन अब बनता है, सावित्रीबाई फुले को हम क्यों जानते हैं, क्या इनका रोल है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करे, ठीक है। इनकी ये खुद जो है बाल विवाह का शिकार हुई थी। इनकी जो शादी, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो है, इनकी खुद की शादी 9 वर्ष में हो गई थी, किससे, 13 साल के ज्योतिराव फुले से, ठीक है, ज्योतिराव। और धीरे धीरे जैसे इनकी उम्र बढ़ी, सावित्री बाई थी वो 17 साल की हुई, और जो ज्योतिराय फुले हैं वो 21 साल के हुए। तो दोनों ने मिल करके यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर स्कूल्स ओपन अप किए थे। तो आपको बताया मैंने कि ये सारे स्कूल्स वगैरह इन्होंने ओपन अप किए थे। अब देखो इनके इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या लिखा है। सत्यशोधक समाज तो इन्होंने किया ही किया, इन्होंने और लिखने में क्या क्या चीजें मदद करी हैं। तो देखिए 1852 में इन्होंने यहाँ पर एक महिला सेवा मंडल की स्थापना की। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कब हुआ, किसने स्थापना की। सो महिला सेवन मंडल जो है इन्होंने स्थापना करी थी, कब, 1854 में। और फिर 1892 तक आते आते इन्होंने जो है भवन काशी सुबोध रत्नाकर की भी स्थापना की थी। ये भी एक स्कूल था, इसकी स्थापना करी थी। साथ ही साथ इन्होंने एक पोयम भी लिखी थी। ये खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको पढ़ाने का काम किसने किया था, इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया था, और फिर जाके चल के इन्होंने पूरा आगे स्थापना करी थी। और साथ ही साथ इन्होंने एक पोयम लिखी थी, ये पोयम एग्जाम में बन सकती है। पोयम का नाम है गो गेट एजुकेशन, उठो और शिक्षा प्राप्त करो। ये इन्होंने पोयम लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम भी इन्होंने जो लिखी है। और जब इनके पति की डेथ हो गई थी 1890 में, तो इन्होंने खुद ही आगे सत्यशोधक समाज को यहाँ पर आगे बढ़ाया था। और सत्यशोधक समाज की 1893 में ये प्रेसिडेंट भी बनी थी, सासवाद एरिया में जब वो हुआ था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नोट करनी है। इन्हीं के साथ में एक और लड़की भी इनके साथ ही पढ़ती थी जब ये पढ़ना शुरू किया था इन्होंने। इनकी टीचर थी उस समय सिंथिया फेरारा, सावित्रीबाई फुले की टीचर सिंथिया फेरारा। साथ में इनके फातिमा जो है, फातिमा एक मुस्लिम टीचर है जो कि इनके साथ ही पढ़ाई किया करती थी, ठीक है। सो ये फैक्ट्स आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं वहां पे बता रही हूँ, ये आप लोगों को और याद रखने हैं, इनसे भी सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रखना है। ये सब जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है भाई। तो प्रीलिम्स के लिए ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ, वो है इंडिया और एशिया का रिलेशन। एशियाई की सदी में भारत की दुविधाएं क्या है। अगर हम बात करें 2022 की, तो भारत और शेष विश्व के लिए महत्वपूर्ण दिवस माना गया है 2023 में। पिछले वर्ष द्वारा निर्धारित जितने भी हमारे मोशन हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किए हैं, वो हमें पूरे करने हैं 2023 में। चारों ओर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ये जो है पूरा एक उदय 100% निश्चित है, यहाँ पर आगे बढ़ेगा भी। यहाँ पर तो कैसे इंक्रीज होगा, जो उदय होगा हमारा पूरा, जो राजनीतिक और आर्थिक उत्थान की बात करें, तो वो किस तरीके से यहाँ पर उभरेगा, उसमें स्थिरता कैसे आएगी, समृद्धि कैसे आएगी, उसके लिए जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब क्या क्या चीजें इंप्रूव की जाएंगी। देखिए, संयुक्त जो राज्य अमेरिका है, यूएसए, वो एशिया के कुछ महाद्वीपों से पीछे हट गया है, और यहाँ पे चीन की आक्रामकता और यूक्रेन युद्ध के कारण कुछ समय जो है वो ये चीजें बढ़ती देखने को मिली है। और आज के समय में दो प्रमुख शक्तियां हैं, जो रूस और ईरान, वो क्या चाहती है, वो जो भी छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जैसे कि ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, उनके साथ जो है यहाँ पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एशिया की ही है ना दोनों, रशिया और एशिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एशिया, जो पूरा एशिया की बात करें, पूरा उथल पुथल देखने को मिला है। चाहे आप अफगानिस्तान का देखें, वहां पे तालिबान का इशू देखने को मिला, रशिया यूक्रेन वॉर, और पाकिस्तान का क्राइसिस, फिर श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जो है युद्ध की स्थिति आ गई थी, रशिया यूक्रेन वॉर में स्थिति है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एशिया जो है वो यहाँ पर वैश्विक प्रमुखता की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बहुत फेमस होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे रीजन में अस्थिरता बहुत देखने को मिल रही है,
ठीक है, अगर एशिया यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से उदय करता है तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या होंगी। बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण होगा जिसमें चीन, रूस, भारत, जापान और इस तरीके के जो देश है वो अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये भी संभावना है कि एशिया में चीन का जो प्रभुत्व है उसकी डोमिनेंस इंक्रीज होगी। और मौजूदा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कुछ ना कुछ विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और जो अभी हमारा जो ट्रेड का पूरा सिस्टम है वो किस पे आधारित है, वो डॉलर या यूरो पर है। तो इन चीजों को जो पश्चिमी भुगतान के सिस्टम है, जो कि वेस्टर्न पेमेंट्स मेथड है, उनको यहाँ पर चैलेंज के रूप में लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उपरोक्त कारणों की वजह से जो भारत युआन के आसपास केंद्रित व्यापारिक समझौतों में सहज नहीं होगा, है ना, युआन। तो ये अभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पे। तो इंडिया का कंसर्न क्या है। इंडिया को कोई मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया को कोई हिचकिचाहट है अगर जो है एशिया और इस नई सदी में उभर के आती है, तो भारत को कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में बार बार बदलाव को पसंद नहीं करता है, बात ये है सिर्फ। ठीक है, और जो बार बार यहाँ पर नई नई चेंजेस आते रहते हैं उसको प्राथमिकता भारत नहीं देता है। भारत जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वैश्विक अराजकता की बजाय व्यवस्था में मंद गति से शांतिपूर्ण तरीके से सहमतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन आए। ठीक है, हम लोग जो है ना यहाँ पर जो अभी चल रहा है उसकी बजाय हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि बहुत शांति से परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए। इंडिया ये नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा आमूल परिवर्तन आ जाए। रेडिकल रेडिकल मतलब कि बहुत ही तेजी से परिवर्तन आ जाए, जो कि आज तक के समय में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि एशिया में शताब्दी में, अभी जो पूरा ये शताब्दी आ रहा है उसके अंदर बहुद्रव्यता का अभाव देखने को मिलेगा। स्थिर नहीं होगी चीजें, बहुद्रव्यता तो होगी लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा, जो है अस्थिर चीजें होंगी। तो अभी जो अगर हम बात करें वर्तमान का जो हमारा बहुद्रव्य दुनिया है, उसमें अमेरिका और चीन के वर्चस्व वाले जितने भी ये क्षेत्र है वहां पे प्रतिस्थापित कर लिया जाएगा, जिसमें सभी अन्य देश उनके चारों ओर परिक्रमा करते नजर आएंगे। यही होगा यूएसए और चाइना, जैसे 1991 तक यूएसए और रशिया निकल करके आ रहे थे। सो इंडिया के लिए चीन और अमेरिका के प्रभुत्व वाला एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी प्रकार से एक अच्छा समझौता बिल्कुल नहीं। या तो हमें इंडिया का साथ देना पड़ेगा या अमेरिका का, या फिर वही वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा हमें पुराना। तो यदि एक ऐसी दुनिया यहाँ पे तैयार होती है जिसके अंदर ये दो यहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चीन का निशाना हमें बार बार बनना पड़ सकता है। और अगर इस तरीके की चीज कुछ भी होती है जिसके अंदर अमेरिका और चीन के बीच में ये निकल के आता है कि इन दोनों में से महान कौन है, इनके बीच में शक्ति का सामंजस्य होता है, इन दोनों के बीच में ये रहता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो उस टाइम पर भारत की स्थिति खराब हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है, इसको तो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को सब अपने दिमाग में एकदम से अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको पूरे को समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम इससे बन सकती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका सबसे पहले शिकार भारत ही होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि चीन और भारत में जो है अच्छे संबंध नहीं है। चाहे हम लोगों ने कुछ भी प्रिंसिपल ट्रीटी साइन करी हो, संबंध अच्छे नहीं। ठीक है, यदि अमेरिका चीन को एक सहकर्मी के रूप में समायोजित करता है तो हमें यह अर्थ निकाल सकते हैं कि अमेरिका चीन के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर रहा है ना। अमेरिका जहाँ पे चीन का प्रभावन को स्वीकार कर रहा है, तो इस प्रकार की अगर उनकी गुटबाजियां होती हैं, दोनों का मिलना हो जाता है, तो भी वहां पे भारत को ही नुकसान होने वाला है। तो इन सभी वजह से चाहे भले ही अमेरिका और चीन जो है वो दो अलग अलग यहाँ पे निकल के आते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, भारत के पास दोनों तरीके से चिंता करने के ढेरों कारण रह सकते हैं। तो आज का जो ये एशिया, या आप एशिया देख लीजिए, यहाँ पर मैप आप लोग देख सकते हैं एशिया का, ये पूरा एशिया का मैप है, जिसमें से ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पांचों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जानते हैं। बाकी इधर देखो टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, ठीक है, इधर का सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये सारे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट एशिया। और इसके ऊपर रशिया, इसको पूरे को हम नॉर्थ एशिया में काउंट करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे साउथ एशिया में। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारी
वो कंट्रीज आती है जिनका एक ग्रुप भी बना हुआ है आसियान के नाम से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये पूरी चीजें इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इसको आप लोग नोट कर लो, तो आपका इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स, ये आपको पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं पूरा आपको बता रही हूँ। छोटे, मतलब छोटा सा एक आइडिया होना चाहिए, जब जैसे आप पढ़ रहे हो तो उस रिस्पेक्ट में आपको छोटा सा एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे ऐसे है। ठीक है। सो ये हुआ आपका पूरा यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे एशिया के साथ जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है। ये मैं नहीं कह रही कि ये सब चीजें जो है आपको कोई एग्जाम में अभी काम आएगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि आज के टाइम पे ये न्यूज में है। अब इसमें क्या और आगे की तरफ से चेंजेस आते हैं वो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। धीरे धीरे इसके अंदर नए नए चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको अभी कुछ नहीं, मतलब धीरे धीरे करके मैं भी आपको वो भी चीजें बताती रहूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। इंडिया ने जो है, भारत ने पाकिस्तान से हमारे देश के कैदियों को रिहा करने का अभी आग्रह किया है। अभी रिसेंटली विदेश मंत्रालय ने यह लाइन कही है कि भारत पाकिस्तान में बंदी बनाए गए कैदियों और उनसे संबंध जितने भी मानवीय मामले हैं उनको समाधान करने में प्रतिबंध है, करना ही पड़ेगा। दोनों देशों ने 32वीं बार एक दूसरे की राजधानियों में, जो इस्लामाबाद और दिल्ली है, वहां पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। दोनों ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यहाँ पे ना, ये कंपल्सरी है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो अपनी अपनी राजधानियां है वहां पर जो है, ये आपको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में जो है एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी बताना होता है। ये यहाँ पर कंपल्सरी है कि आपको एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी बताना होता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक दूसरे के साथ इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर शेयर करनी होती है। 2 दिन पहले की खबर है। यहाँ पर इंडिया की हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है, उन्होंने बोला है कि आपको 705 इंडियन पैसेंजर्स, सॉरी प्रिजनर्स को, जिसके अंदर जो है करीब 54 तो फिशरमैन है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जल्दी रिलीज के लिए बोला है। मिसिंग ऐसे भारत के रक्षा कर्मी जो मिसिंग चल रहे हैं और ऐसे मछुआरे हैं और उनकी नाव है और असैन्य कैदी हैं, उन सबको जो है यहाँ पर उनका एक्सचेंज करना होगा, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। भारत ने ऐसे 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों की रिहाई में तीव्र गति से फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा है, जिन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की जो है वो नेशनैलिटी उनकी भारतीय है, ये भी पूरी कर चुकी है और इसमें पाकिस्तान ने भी सपोर्ट कर दिया है, तो उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, उसके लिए ये बात की गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किससे जुड़ी हुई है, जो भी एक्सचेंज ऑफ लिस्ट यहाँ पर करी, कौन सी बार करी है, 32nd टाइम करी है। ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में बन सकता है। ठीक है, सिंगल नहीं कह रही, एक क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट में आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, हमने ये अग्रीमेंट बहुत पहले साइन किया था इनके साथ यहाँ पर, और फिर अब इसके ऊपर बात है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये अग्रीमेंट यहाँ पर, यहाँ रीड करेंगे सब लोग। ये अग्रीमेंट हम लोगों ने 31 दिसंबर 1988 में साइन किया था, जो कि 27 जनवरी 1991 में फोर्स में आया था। ठीक है, उस समय ये साइन किया था और उसके तहत ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एक्सचेंज करनी होती है। तो ये है यहाँ पर दिल्ली में जो है, ऐसे 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों की और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची को भी साझा किया गया है, जो वर्तमान में भारत की हिरासत में है। ठीक है, तो हमारी हिरासत में, हमें भी तो उनको रिलीज करना होगा, तो ठीक है, हम लोगों ने भी अग्री कर दिया उसके अंदर। और पाकिस्तान को मछुआरों सहित ऐसे 71 पाकिस्तान कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए भी कहा गया है, जो कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उनकी नागरिकता की पुष्टि नहीं करी, तो वो भी पुष्टि की जाए। और ये जो पूरा एक एक्सचेंज है, ये हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है यहाँ पर किया जाता है। 2008 के अकॉर्डिंग ये अब तक किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। इस तरीके की चीजें जो भी होगी, जिनकी सजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उनको रिलीज भी करना होगा। तो ये आपको मैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैंने इकट्ठा करके दी है, ये आप भी देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MOFA करके वेबसाइट है, MOFA के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाई गई है। अभी की ही रिसेंटली ही ये न्यूज है जिसके तहत ये पूरा यहाँ पर करवाया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने
जो है अपनी न्यूक्लियर पावर्स के बारे में भी एक दूसरे को, कि हमने कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर का इंस्टॉलेशन किया है वो भी हमने यहाँ पर एक्सचेंज किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे को ये बोला है कि भाई आप लोगों ने एक दूसरे पर हमला करने से बचना है, विदेशी शक्तियों पर हमला करने से या उनकी सहायता नहीं करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये कोशिश करी है कि एक दूसरे के साथ रिलेशंस खराब ना हो, या और किसी कंट्री के साथ मिल करके एक दूसरे पर अटैक करना, इस टाइप की जो चीजें हैं वो रोकनी है। इसके लिए ये आग्रह दोनों कंट्रीज ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन इस पे होनी चाहिए। तो हमारी जो यहाँ पर जो पाकिस्तान में जितने भी परमाणु प्रतिष्ठान है, सुविधाएं हैं, उनकी सूची जो है हमारे विदेश मंत्रालय को दे दी गई है। इस्लामाबाद में जो भारतीय एक हाई कमीशन है उनको पकड़ा दी गई है। ऐसे ही जो हमारी एक विदेश मंत्रालय है उन्होंने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग बना हुआ है जो, उनको ये सूची सौंप दी। समझ में आ गया ना, एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर। 1992 से ये आ सकता है, एग्जाम में ईयर पूछा जा सकता है। दोनों जो ये देश हैं, दोनों दक्षिण एशियाई देश जो हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको बताया है कि भाई अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से किसी भी प्रकार का परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हम नहीं जाने वाले, हमले के ऊपर निषेध लगाया गया है। ठीक है, और ये अग्रीमेंट कब हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। ये ईयर, ये 7th वाला पॉइंट इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बता दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और 8th में भी वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो ये 7th पॉइंट लिखा है ना, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पेपर में काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए अपने उसमें कि ईयर कौन सा है, डेट कौन सी है, एग्जाम में बन सकती है। ठीक है, क्यों जरूरत है इस चीज की, क्यों हमने इतना कुछ किया, क्यों हम यहाँ पर उनसे शेयर कर रहे हैं या उनका उनसे यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक 1986 और 87 में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका नाम था बास ट्रैक्स। ये भी बन सकता है, क्वेश्चन आएगा बास ट्रैक्स किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स या ब्रास टैक्स कह लो, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बेसिकली जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था राजस्थान में 1986-1987 पाकिस्तान बॉर्डर उधर ही, जिसका नाम था ऑपरेशन बास ट्रैक। ठीक है, जिसमें ये जो है वो एक दिखाया बताया गया था यहाँ पर कि इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर हम कल को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो हम यहाँ पर शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, कोई भी हम लोग यहाँ पर परमाणु सुविधाओं पर भारतीय हमले की आशंका बढ़ाई गई थी, तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बचाव वाली स्ट्रैटेजी थी जो उस समय की गई थी। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन बास्ट ट्रैक के बारे में याद रखिएगा। प्रैक्टिकली इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाया गया। ब्रास टैक्स का मीनिंग यही होता है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम स्पेलिंग है ना वो ये है, पहले तो ब्रास है फिर है टैक्स। ब्रास टैक्स का मीनिंग यही होता है कि इमिडिएटली उसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस में लेके आना है, प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल बनाना है, तो ब्रास टैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तब से ही दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस चीज को आपस में साझा करते आए हैं, और होपफुली आगे चल के रिलेशंस जो है वो खराब नहीं होंगे। सुधरेंगे नहीं तो कह नहीं सकते, पर खराब भी नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ। रिमोट वोटिंग मशीन्स। रिमोट वोटिंग मशीन्स जो है वो घरेलू प्रवासियों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। देखो हमारे भारत के अंदर आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या प्रवृत्तियां बहुत है, आर्थिक अवसरों है, जिसकी वजह से भारत में प्रवासी जो है वो काफी ज्यादा है। अगर हम 2001-2011 की जनगणना के दशक में देखें तो आज के समय में वो दुगनी हो चुकी है। प्रवासी जो है अपने मूल स्थान और निवास पर जो है वो अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से समझौता कर रहे हैं। उसकी वजह से चुनाव आयोग ने ये क्या तय किया है कि वो जो है वो घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने को सोच रही है। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, क्या होता है कि जो भी घरेलू प्रवासी हैं उनको मतदान के अवसरों का लाभ ना मिलने के कारण सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ये कहता है कि उनके एक दूरस्थ दूर इलाकों के अंदर रिमोट वोटिंग का एक विकल्प है वो तैयार करो। तो ये एक रिमोट वोटिंग का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। तो यही एक यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए करो, और काफी लोगों ने इसकी सराहना करी है कि अगर रिमोट वोटिंग होगी तो भारत में जो हमारी
डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी और बेटर रूप से हमें देखने को मिलेगी। अब इसका प्रोटोटाइप जारी किया गया, अभी पूरा हुआ नहीं है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। और अभी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अब ये किया भी जाएगा आगे, 16 जनवरी को हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका प्रोटोटाइप दिखाया जाएगा। और ये रिमोट वोटिंग मशीन का अगर प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टिंग नहीं होगा, वो यही है कि भाई जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और उन लोगों को यहाँ पर मदद करेंगे जो कि प्रवासी में है यहाँ पर। इसके ऊपर चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, पर ये अभी किया जा रहा है। क्योंकि क्या है ना कि आंतरिक प्रवासन की वजह से बहुत लोग जो है मतदान करने में असमर्थ है। तो मतदान में अगर हमें सुधार लाना है, उसमें चुनाव को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए हमें करीब इन चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि हाल ही भारत में देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रवास हो रहा है, उसका कोई केंद्रीय यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितना भी आंकड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि प्रवासन के मुख्य कारण क्या है, लोगों के पास रोजगार अवसर की तलाश करना। तो यहाँ पर रोजगार अवसरों की तलाश के लिए या फिर विवाह के लिए या शिक्षा के तौर पर यहाँ पर हमें जो है इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। और समग्र घरेलू प्रवासन भी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, गांव के इलाकों के अंदर। सो राजनीतिक दलों को यहाँ पर अभी चिट्ठी लिखी गई है, और चुनाव आयोग ने यहाँ पर बोला है कि अभी यहाँ पर जो है वर्तमान में 3 में से 1 मतदाता भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में भाग ही नहीं ले पा रहा है। तो अगर ऐसे नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सुनिश्चित करने के लिए आपको ये सारी चीजें भी तय करनी जरूरी है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ है। ये एक प्रोटोटाइप जो आया है, रिमोट ईवीएम्स, ये जो है दूरस्थ में एक ही पोलिंग बूथ से एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ यहाँ पे किया जा सकता है। ये स्वचालित होगी, नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, और अभी जैसी ईवीएम की सुविधाएं इसके अंदर दी जाएंगी। इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, इकाई यूनिट भी होगा। और वीवीपैट, वीवीपैट पढ़ा है ना सब लोगों ने, आपको जो एक पर्चा मिलता है ये दिखाने के लिए कि भाई आप लोगों ने जिस भी पर्सन को वोट दिया है, क्या वो उसी पर्सन को वोट गया है, ईवीएम मशीन में कोई घपलेबाजी तो नहीं हुई है। उसके चेक करने के लिए भी ये चीज यहाँ पर की गई है कि भाई जिस भी पर्सन को आप वोट दे रहे हैं, क्या उसी पर्सन को वो वोट दिया गया है या किसी और को तो नहीं चला गया है वो वोट। तो वो वीवीपैट के थ्रू हम जांच सकते हैं, पूरी तरीके से उस चीज की जांच की जा सकती है। तो वो यहाँ पर इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर जांचा है, इसको भी चेक करा है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड रीडर, डिस्प्ले यूनिट, लैंडिंग यूनिट, ये सब यहाँ पर देखी गई है। और इन सब के तहत जो है, बस जो करना क्या होगा, जो भी रिमोट वोटर है, प्रवासी जो भी रिमोट वोटर है, वो यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर के पहले आवेदन करना होगा। ठीक है, अपनी अपने घर के ही उससे जो है उसको पंजीकरण करना होगा। और मतदाता की जो भी पूरा उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसकी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होगी, तो उसके बाद यहाँ पर उसको ये चीज सुविधा यहाँ पर दे दी जाएगी। और इस चीज के लिए जो है हर जगह पर विशेष बहु निर्वाचन दूरस्थ मध्य स्थान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो इन सब चीजों के तहत जो है इस पूरे को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि हम लोग जो है इन सारी चीजों के ऊपर जो है पूरी तरीके से काम कर सकें। इस पूरे के ऊपर यहाँ पे जो मतलब तय किया गया है वो इसी के तहत तय किया गया है। सो लेट्स होप कि ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा। होपिंग तो यही है कि ये जो पूरा है यहाँ पर एक अच्छे से पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए पूरी पूरी कोशिश है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बैड लोन्स। बैड लोन्स क्या चीज है? बैड लोन्स है खराब ऋण होना। खराब ऋण का यहाँ पर क्या मतलब है कि सितंबर 2022 में जो है एनपीए की यहाँ पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा यहाँ पर ये निकाला गया है कि कितना परसेंट जो है वो यहाँ पर जो खराब लोन है वो कितने ज्यादा गिर गए हैं। ठीक है, इसमें एक प्रावधानिकरण एक टर्म होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बैड असेट्स होते हैं उनसे यहाँ पर डील करता है। जो भी सरकार है प्रोविजनिंग के तहत, उनको प्रावधानिकरण के तहत बैंकों को अपने एक अलग से निर्धारित प्रतिशत यहाँ पर धनराशि अलग रखनी होती है प्रावधानिकरण के लिए। उसी के लिए यहाँ पर एक कवरेज रेशो चलती है, जिसमें जितने भी बैड असेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो अलग से पैसा रखा जाता है, अपनी ही
खुद के धन से, अपने खुद के धन से ये काम किया जाता है। और एनपीए क्या होते हैं? एनपीए वो असेट होता है, वो संपत्ति होती है जो यहाँ पर, जिसकी पूर्ति पिछले 90 रिपोर्टिंग दिनों के दौरान यहाँ पर ब्याज के रूप में नहीं की जा सकी है, उसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी यही चीज होती है जो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए जो कुल संपत्तियों का मूल्य कितना है। नेट एमपीए भी इसी चीज के लिए यहाँ पर काउंट किया जाता है। और इस तरीके से कुछ ये टर्म्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो। ये इसमें जो है इसके ऊपर काम किया जाता है। फिर आता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये क्या होता है? ये इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। ये पता होता है कि भाई एक बैंक के पास कितनी पूंजी पर्याप्तता है, एक बैंक के पास पूंजी की पर्याप्तता कितनी है उसका निर्धारण, और उसको अगर कभी कभी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, कभी प्रॉब्लम आती है, तो उसके तहत भी इसको यहाँ पर पूरा एक रखा जाता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बैंक के पास पैसे में पड़ी हुई है और कितनी खराब सिचुएशन है। ये सारी चीजें इसी के तहत यहाँ पे चेक की जाती हैं। ठीक है। अगर एनपीए होगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है बैंक के क्षेत्र में? तो क्या होता है ना कि अगर बैंकिंग के क्षेत्र में कभी तनाव आ जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि आप बैंक के पास अन्य परियोजनाओं के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। और बैंक को क्या करना पड़ता है? बैंकों को यहाँ पर अपना मार्जिन बनाने के लिए, अपना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करने के लिए बैंकों को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए विवश होना पड़ता है। जबरदस्ती उनको जो है इंटरेस्ट रेट हाई करने पड़ते हैं। साथ ही साथ इस पूरी सिचुएशन में धन आपूर्ति की दिशा के लिए अच्छी परियोजनाएं से खराब परियोजनाओं में पुनर्निर्देशित हो जाती हैं। अपने आप जो अच्छी परियोजनाएं लिखी हुई होती हैं वो यहाँ पर जो है वो खराब परियोजनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर बैंक की अगर खराब वित्तीय स्थिति हो रही है तो उसका जो है वो जो परिणाम है वो भी यहाँ पर खराब देखने को मिलता है। इसके कारण सामाजिक और अवसंरचनात्मक स्तर पर विकास के लिए वित्तीय उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है एनपीए के ऊपर। और ये बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में जब आप बैंकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी आप बैंकिंग का टॉपिक को कवर अप करेंगे, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अभी रिसेंटली ही, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड में जो है यहाँ पर दिनेश कुमार शुक्ला ने यहाँ पर कमान इसकी संभाल ली है। अब हमसे सवाल क्या बनेंगे प्रीलिम्स में या यूपीएससी में कि एटॉमिक एनर्जी बोर्ड का गठन कब? ये उस समय के प्रेसिडेंट ने 1983 में 15 नवंबर को इसका गठन किया था। और इसमें ताकि जितने भी हमारी परमाणु ऊर्जा है 1962 के तहत जिसको बनाया गया था, उसको यहाँ पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सके। तो इसको यहाँ पर जो है पावर किससे मिलती है? इस एक्ट के तहत मिलती है। और ये इसका मिशन क्या है? भारत में जितना भी आयनकारी विकिरण है, परमाणु ऊर्जा है, उससे स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर जोखिम ना हो, और उसको जितना भी हम कैरी आउट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिसके अंदर 6 सदस्य होते हैं और 2 पूर्वकालिक सदस्य भी होते हैं, होल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। और यही पूरा बोर्ड जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन को पूरा चेक करता है, जिसके अंदर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मेंबर्स होते हैं। और इस बोर्ड के पास जो है पूरा इस धारा के तहत भारत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 23 के तहत ये पूरा यहाँ पर अधिकार है कि वो इन सब चीजों के ऊपर पूरा काम कर सकती है। ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर याद रखनी है, कोई बहुत बड़ी इसमें चीज नहीं है, सीधा सीधा इसमें इंफॉर्मेशन याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही इसके ऊपर यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। सो इससे जो है आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन न्यूज में ही है इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को दिया है यहाँ पर। इससे जुड़ा हुआ है लंपी प्रोवैक। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक सर्वा वैक के ऊपर भी आर्टिकल पढ़ाया था जो कि सर्वाइकल कैंसर के ऊपर वैक्सीन थी। अब भारत ने यहाँ पर एक साइन किया है कि हम क्या बनाने वाले हैं? लंपी प्रोवैक। ठीक है। ये भी वैक्सीन है, आईसीएआर इसको बना रहा है, जो कि
हमें लंपी स्किन डिजीज देखने को मिलता है। गांठदार त्वचा रोग में जो टीकाकरण है वो भारत में ही किया जाएगा। ये लंपी जो पूरा एक डिजीज है, ये बनता किसके अंदर है? ये डिजीज यहाँ पर किसके अंदर बनता है? ये जानवरों में बनता है। अभी रिसेंटली इसको यहाँ पर फाइनली साइन किया गया है कि हम लोग इसको यहाँ पर बनाएंगे। और ऐसे ही एक हम ये भी बना रहे हैं, गोट पॉक्स वैक्सीन। गोट के लिए भी एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। पुरुषोत्तम रुपाला जो है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को जो है पूरा हाँ भरी है इसके ऊपर। और उन्होंने ये लाइन भी बोली थी कि जो एफर्ट्स यहाँ पर आईसीएआर कर रहा है वो बहुत ही शानदार एफर्ट्स है। ये एक डिजीज होता है जो यहाँ पर गांठदार त्वचा रोग होता है, जो मवेशियों में यहाँ पर एक टीके के थ्रू उसको प्रिवेंट कर सकता है। ये ह्यूमंस में नहीं होता है, ये त्वचा जो है वो रोग ह्यूमंस में नहीं आता है, लेकिन ये ऐसा एक है जो कि हमें जो हमारे मवेशी है ना उनमें बहुत देखने को मिलता है। तो उसी के लिए यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है। और अकेले आईसीआर नहीं कर रही, बहुत सारे इसमें मिलके तय कर रहे हैं। हिसार की एक रिसर्च सेंटर है वो भी है, इजात नगर यूपी का रिसर्च सेंटर है, पुणे का है। सारे लोग मिल करके इसको बेसिक एक तैयार कर रहे हैं ताकि इस स्किन डिजीजेस के अगेंस्ट हम लोग इसको बचा सकें। और ये लॉन्च किया जा रहा है आगे आने वाले समय में। और अभी प्लान किया गया इसको हम लॉन्च करेंगे यहाँ पर लंपी स्किन के ऊपर। लंपी स्किन, आप मानेंगे नहीं कि पिछले साल में 2022 में 93,000 हमारे जानवरों की जान गई है इस स्किन की वजह से। और इसमें से 50,000 जाने तो केवल राजस्थान के एरिया से देखने को मिली है। बहुत सारे केसेस राजस्थान में इस चीज के देखने को मिले हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। जितने भी मिल्क की प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत तेजी से कम हो जाती है। गुजरात में भी बहुत देखने को मिली है, लेकिन राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है। और मदर डेयरी जो है उसके भी जो एमडी है उन्होंने भी इस चीज के लिए बोला था कि इसके ऊपर भी हमें रिस्पांस जो है काफी देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर तैयार किया गया। और ये 2019 से चल रही है, और अब जाकर के इसको जो है पूरी तरीके से टेस्टिंग यहाँ पर हुई और फाइनली इसका रिजल्ट निकल के आया है। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दी हुई है, पढ़ लीजिएगा इस पूरे को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट आती है रूल ऑफ लॉ के नाम से, ये भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है। इसमें पूछ रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो उसमें क्या होता है। इसमें 140 कंट्री की रिपोर्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात। इंडिया की पोजीशन इस बार 77 की आई है, बिल्कुल ठीक बात है ये। इंडिया की पोजीशन 77 इसके अंदर देखने को मिली है। कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट निकालता है, बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। यूएस की एक सोसाइटी है जो कि इसको निकालती है, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। सारी इंफॉर्मेशन इसमें सही लिखी हुई है। इंडिया का स्कोर इसमें काफी पीछे आया है। ये क्या बताता है? नेपाल इसमें आगे रहा हमसे। ठीक है, बेसिकली ये बताता क्या है? ये बताता है कि भाई एक कंट्री में जो कानून है, कानून के नियम कितने बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी कितनी है, जवाबदेही कितनी है, सरकार जो है वो कितना जस्टिस जो है यहाँ पर वो पारदर्शिता से देती है, और सरकार अपने नागरिकों के लिए कितनी ज्यादा ओपन है, उसके तहत ये पूरा एक इंडेक्स यहाँ पर दिया जाता है। ये जी फंडामेंटल राइट्स देखती है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर चेक करती है। ये रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है पूरा, वो इस चीज के बारे में ही बताता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है वो किसने बढ़िया तरीके से काम किया। यहाँ पर इस पर टॉप किसने किया हमें ये पता होना चाहिए। इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है डेनमार्क। आपसे टॉप पता होना चाहिए। और आपको सेकंड वाली भी याद रख सकते हो तो रख लो, डेनमार्क और नॉर्वे। और इंडिया की पोजीशन 77 है, नेपाल हमसे आगे है। और लास्ट में आने वाली कंट्रीज की बात करूँ तो अफगानिस्तान, कंबोडिया, वेनेजुएला, हेती, कॉन्गो, ये कुछ कंट्रीज है जो इसमें लास्ट पे आई हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि लास्ट लास्ट की कौन सी है, थोड़ी सी पहले की, और इंडिया की पोजीशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है सब हमसे पीछे है। चाहे मैं चाइना की बात करूं, चाहे मैं नीदरलैंड्स की सॉरी नीदरलैंड्स नहीं, भूटान, सॉरी, भूटान की बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाहे मैं बांग्लादेश की बात करूं, हर कंट्री हमसे पीछे है। बस इस पूरे के अंदर नेपाल कंट्री को हमसे आगे रखा गया। इसकी रैंक 69 है, ज्यादा तो नहीं है हमसे, पर फिर भी थोड़ी सी आगे है हमसे। ये थे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। इन सीधा इन इन टॉपिक्स पे जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं सारे आज के
प्रीलिम्स बेस्ड इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक थे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो है आपसे इंफॉर्मेशन अगर डिटेल में पूछता है तो इनसे बाहर चांस नहीं है कि पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर कवर अप करवा दी है। राइट एवरीवन, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये था आज का हमारा पूरा आर्टिकल। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।